अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा इंटीग्रेशन एमसीक्यूज पर पार्ट 2 है और फर्स्ट पार्ट में हम 10 एमसीक्यूज कर चुके हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हो। ये पिछला लेक्चर है, अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करता हूँ पहले ये लेक्चर देख ले। इसमें काफ़ी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उसकी बेस पर मैंने 10 एमसीक्यूज कवर किए थे और उनके आंसर्स भी इन डेप्थ समझाए थे। अब पार्ट 2 में भी 10 एमसीक्यूज हैं, 11 से लेकर 20 तक, ये आप देख सकते हैं। और मेरा प्लान ये है कि इंटीग्रेशन क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी बेस पर कम से कम 100 एमसीक्यूज होने चाहिए। यानी सो फार मैंने कुछ डोमेन रेंज पर क्वेश्चन बनाए हैं, लिमिट्स पर क्वेश्चन बनाए हैं एमसीक्यूज, यानी जो कि नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, यूईटी के लिए, जीके के लिए और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इंटीग्रेशन इज वन ऑफ देम। और आप देखिए कोनेक सेक्शन पर मैंने 3 डिफरेंट लेक्चर्स किए हैं, काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर्स हैं। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एक लेंथी लेक्चर की बजाय अगर उसको पार्ट्स में किया जाए तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि इसकी बजाय कि आप इसका सोल्यूशन देखें, क्योंकि मैंने गो थ्रू कर दिए हैं सारे एमसीक्यूज, तो कोशिश करें कि इसको स्टॉप करके पहले खुद अटेम्प्ट करें सारे एमसीक्यूज और फिर सोल्यूशन की तरफ जाएं, ताकि अगर आपने अपने क्लासरूम में ये चैप्टर पढ़ लिया है और आप उनके एमसीक्यूज करना चाहते हैं, क्योंकि देखें ना, जो आपके डिफरेंट बोर्ड के एग्जाम है, आप पंजाब बोर्ड्स में हैं या फेडरल बोर्ड के हैं, आप केपीके में हैं या सिंध बोर्ड में हैं, बलूचिस्तान में, कहीं भी आप हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है एनुअल, उसमें एमसीक्यूज आते हैं। तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इंट्री टेस्ट के लिए नहीं है। इसका पर्पज इंट्री टेस्ट के लिए भी आपको तैयार करना है और साथ साथ बोर्ड के एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। फिर आप चेक कीजिएगा कि जो मैंने एमसीक्यूज के आंसर लिखे हैं और जो आपने लिखे हैं उनमें कितना डिफरेंस है। इससे आपकी एक रियल असेसमेंट होगी और आपकी प्रिपरेशन भी। सो लेट्स बिगिन। पहला एमसीक्यूज है जी cos स्क्वायर ax और इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है और ऑप्शन में हमारे पास ये। अब याद रखें कि जब कोसाइन या साइन का स्क्वायर होता है तो हमने उसको जो सिंगल डिग्री है उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो अगर cos है या साइन स्क्वायर है तो जब हम सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर में हमेशा cos आता है और cos की इंटीग्रेशन साइन होती है। तो इसका मतलब है ये जो cos वाले पार्ट आपको नजर आ रहे हैं ना, ये पार्ट नजर आ रहा है और ये पार्ट नजर आ रहा है, ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकते। ये चीज आपने एक ज़हन में रख लेनी है। मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है? वो फार्मूला ये होता है, आपके पास अगर cos स्क्वायर आपके पास थीटा हो, ये कोई भी एंगल हो सकता है, एक्स वाई जी अल्फा बीटा गैमा कुछ भी, इज इक्वल टू 1 प्लस cos, और अगर ये थीटा है तो इसका डबल कर देना है, 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला है। और अगर यहां पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा होता इस जगह पर तो वो हो जाता 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2। बस फर्क कहां पर है? सिंपल प्लस और माइनस का फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्क्वायर की जो टर्म है वो कोसाइन में आएगी, बेशक वो cos स्क्वायर है, वो साइन स्क्वायर है। अब आपने यहां पर थीटा की जगह देखें क्या लिखा हुआ है, ax लिखा हुआ है, तो जहां जहां थीटा है वहां पर ax डाल दें, क्योंकि हमारे पास cos स्क्वायर है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से, हमें मिलेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की जगह क्या डालना है, ax डालना है। तो आपके पास आ जाएगा 2ax डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो फंक्शन है ना, इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई और किया जाए तो 2 को अलग अलग डिवाइड कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन लेनी है प्लस इसके साथ, और ये हाफ कॉमन, ये बाहर निकाल दिया, और cos 2ax की इंटीग्रेशन लेनी है, ये 2ax है cos, ठीक है। अब देखें कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, तो x बाय 2 आना चाहिए। तो x बाय 2 यहां पर भी है, x बाय 2 यहां पर भी है, ये तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि cos की इंटीग्रेशन साइन होती है। इस वजह से ये आपका आंसर है। ये है कि पूरा क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है, जो ऑप्शन के साथ मैच कर दे वहां तक भी काफी है, लेकिन आपको समझाने के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। 1 बाय 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x बाय 2 प्लस, अब देखें ये हाफ लिखा हुआ है, इस हाफ को वैसे लिखें, cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो क्या होती है, साइन 2ax, क्योंकि एंगल 2ax है, डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, तो 2ax का डेरिवेटिव 2a आ जाएगा, बिकॉज x की डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो ये 2a इधर आ गया। आप देखें ये नीचे इधर भी 2 है, ये भी 2a है, तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो ये देखें x बाय 2 प्लस साइन 2ax डिवाइडेड बाय 4a। अगर यहां पर साइन स्क्वायर होता तो फर्क कहां पर आना था, यहां पर प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस, और कहीं भी डिफरेंस नहीं आना था। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। और ये जो मैंने फार्मूला लिखा है cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हमने इसमें कन्वर्ट किया है, इसको हम कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला।
तो इसको हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं, क्योंकि देखें 2 थीटा थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर देखें 2 थीटा थीटा में कन्वर्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जी, इसकी इंटीग्रेशन। बाजार देखने से बड़ा मुश्किल सा लग रहा है क्वेश्चन कि ये बहुत जो है ना औखा क्वेश्चन है, लेकिन आप एक चीज नोट करें कि ये जो चीज है ये लिखी हुई है, ये सिंपल कांस्टेंट है, इसमें एक्स तो है ही नहीं, बिकॉज वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस टर्म्स पूरे में एक्स है ही नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो इसको बाहर निकाल दें, अगर इसको बाहर आप निकालेंगे तो कॉट ई आ जाएगा प्लस टेन ई, और इसका स्क्वायर रूट है तो ऐसा स्क्वायर रूट ले लें, ये तो आपका कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन हमने किसकी करनी है, सिंपल 1 की करनी है, और हमारे पास लिमिट क्या है 0 से 1। तो यानी आंसर में ये होना चाहिए, कितने आंसर्स हैं जिसमें सिर्फ ये है, एक ही आंसर है, यानी आंसर में ये तो होना ही होना है ना। लिमिट्स बेशक वो जो मर्जी है आपके पास, तो इसका मतलब है बाकी ऑप्शन सारी आपके गलत है, तो आगे जाने की जरूरत ही आपको नहीं है, यही आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर शौक पूरा करना है तो देखें ये 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, तो कांस्टेंट टर्म वैसे आ जाएगी जो ये वाली है, और 1 की इंटीग्रेशन x, और लिमिट पुट करते हैं 0 से 1, तो देखें ये कांस्टेंट टर्म इनटू अपर लिमिट 1 माइनस 0 वो क्या होता है 1 होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट के साथ, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 0 से 2 होता फिर यहाँ पर 2 आ जाता, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होता है पूरे के साथ, तो इस वजह से दिस इज योर आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बस देखना है कि भाई दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, इसको हमने बाहर निकालना है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं लेनी। ये नहीं हो कि आप कॉट की इंटीग्रेशन करने के लिए कॉस ओवर साइन लिखें और टेन को साइन ओवर कॉस लिखें और फिर शुरू हो जाएं, तो आप टाइम ज़ाया करेंगे। तो ये लाजमी आपने चीजें देखनी होती हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल बना के प्रेजेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाएं जी। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी याद रखें, जब भी लिमिट आपको गिवन हो ना, ये डेफिनेट इंटेग्रल होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर लिमिट कोई भी एक नंबर लिखा हुआ, लेट्स सपोज यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है। आपको पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा दो लिमिट्स के दरमियान, लेट्स सपोज एक लिमिट माइनस a है, दूसरी लिमिट प्लस a है, या एंगल भी हो सकता है लाइक दिस तरह। यहाँ पर देखें माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सही है। तो हमेशा इंटरवल के दरमियान इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, सिंगल पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई फंक्शन है और जिसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल है तो याद रखें उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, वट एवर द फंक्शन में भी। तो इसका मतलब है एक ही पॉइंट पर इंटीग्रेशन नहीं होती, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। फॉरगेट अबाउट द फंक्शन, जो मर्जी यहां पर लिखा हुआ है आपका आंसर हमेशा 0 है, बिकॉज जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होगी तो इंटीग्रेशन हमेशा 0। क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्वेश्चन में डिफरेंट प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी इंटीग्रल की, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। आपको एक फंक्शन g ऑफ x की इंटीग्रेशन लिखी हुई है, 1 से 6 तक लिमिट्स हैं, -3 फिर 6 to 8 है, उसकी वैल्यू 10 लिखी हुई है, और हमने इस इंटीग्रल को कंप्यूट। अब इंटरेस्टिंगली आप नोट करें कि यहाँ पर लोअर लिमिट वाकई कम है, अपर लिमिट वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर भी वही चीज ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर देखें लोअर लिमिट की वैल्यू ज्यादा है और अपर लिमिट की वैल्यू कम है। भाई इसको चेंज करना है तो इसका एक फार्मूला याद रख लें। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है a b और यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा हुआ है और आप कहते हैं लिमिट्स को चेंज करना है भाई, तो जो b है उसको नीचे लाना है और a को क्या करना है ऊपर लाना है। तो उसको चेंज करने के लिए फर्क कहां पर पड़ता है, सिंपल ये जो साइन है ना इस इंटीग्रल का वो चेंज हो जाएगा। तो लिमिट्स को जब स्वैप करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है प्लस बन जाएगा, अगर ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो यहां पर हमें क्यों बनाना है, क्योंकि जो इंटीग्रल गिवन है उनकी लोअर लिमिट्स की कम वैल्यू है और अपर लिमिट्स की ज्यादा वैल्यू है, लेकिन जो हमने इवेल्युएट करना है उसमें लोअर लिमिट की वैल्यू ज्यादा अपर की कम। तो इस वजह से आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इसको चेंज करना है। इसको चेंज अगर करेंगे तो क्या करेंगे हम 1 से 8 तक करेंगे। अब देखो ऑलरेडी माइनस साइन है, तो जब लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस एक बार भी आना है लाइक दिस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 3 कांस्टेंट है उसको इधर लिख दें और g ऑफ x और dx। अब यहां पर हमने एक और रूल भी अप्लाई करना है। वो रूल क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखें ना, यहां पर दो लिमिट्स गिवन है 1 to 6 और 6 to 8। तो याद रखें एक सिंपल रूल है इंटीग्रेशन का, अगर हमने इंटीग्रेशन कंप्यूट करनी है a से c और कोई फंक्शन हमें गिवन है इसकी, तो हम कर सकते हैं भाई। ये देखें a से c का मतलब है ये a है ये c है, दरमियान में कोई नंबर ले लो, लेट्स सपोज b। तो a से c तक जाने की बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a से b तक जाएं और फिर b से c तक जाएं, ठीक है ना। तो ऐसे भी हम एग्जैक्टली a से c तक इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि दरमियान में एक नंबर ले लें। तो इसमें देखें दरमियान में नंबर कौन सा है, ये 6 नंबर है, ठीक है।
तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो 1 से 8 गिवन है, तो इस 1 से 8 को हम 1 to 6 और फिर 6 to 8 में डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि फंक्शन सेम है और लिमिट्स डिफरेंट है, तो 1 से 8 डायरेक्ट करने के बजाय हम ऐसे कर सकते हैं। डायरेक्ट हम कर क्यों नहीं सकते, क्योंकि हमें जो इंटीग्रल गिवन है वो 1 to 6 और 6 to 8 गिवन है और ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए। ठीक हो गया। तो लिहाजा अब हम ये जो क्वेश्चन कर रहे थे कि 1 से 8 कर रहे थे इंटीग्रेशन, तो हम करेंगे 1 to 6 और प्लस 6 to 8। अब सिंपल वहां पर एमसीक्यूज में सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता। अब देखिए 1 to 6 कितनी वैल्यू हमें गिवन है, -3 वैल्यू गिवन है, और हम किसकी कंप्यूट कर रहे थे, हम इस फंक्शन की कंप्यूट कर रहे थे। तो हम यहां पर ले लेते हैं, हम कर रहे थे 3g of x dx के कर रहे थे, तो देखिए 3 बार आ गया, 3 कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर लगा लिया और इसकी जगह हमने दो इंटीग्रल डाल दिए ऐसे करके, g of x dx और यहाँ पर g of x dx। सिंपली प्लग इन द वैल्यू, ये हमने देखा ये -3 के बराबर है, प्लस 6 to 8 जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है जी, 10 वैल्यू गिवन है, तो यहां पर हम डाल देंगे +10 और 10 में से 3 गया 7, 3 into 7 कितना आता है 21। तो ये आपका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक और बात याद रख लें, एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव नहीं होता, एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव नहीं होता। और ये जो लिमिट्स जब आपको गिवन होती है ना, तो हम बेसिकली किसी कर्व का एरिया निकाल लेते हैं एंड वी नो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस वजह से ये आंसर वैसे ही गलत थे, इनमें से आंसर आना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें भी एक फार्मूला आपने अप्लाई करना है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि tan स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, ये देखें tan स्क्वायर x जो है ये कॉमन निकाला, यहां पर पीछे रह जाएगा tan स्क्वायर x और +1 into dx, ये चीज। अब आपको फार्मूला आना चाहिए क्योंकि वहां पर गिवन नहीं होता। फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर x = secant स्क्वायर x, यानी tan स्क्वायर x +1 की जगह हम secant स्क्वायर x पुट कर सकते हैं और ये बड़ी मशहूर आइडेंटिटी है, 1 + tan स्क्वायर x = secant स्क्वायर x। तो इसकी जगह ये पुट कर दें। ये मैं क्यों कर रहा हूं, उसकी वजह ये होती है कि हमें नॉर्मली हमें tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं गिवन होती, हमें किसकी इंटीग्रेशन निकालनी होती है, हमें secant स्क्वायर x की। ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप याद करें कि जो डेरिवेटिव होता है ना tan x का, वो क्या होता है, वो होता है secant स्क्वायर x। तो secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन लेंगे तो tan x मिलेगा। अगर आपको tan x का इंटीग्रेशन बोला जाए करें, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में, तो इस फॉर्म में हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो जब tan स्क्वायर आए तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, secant स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है, और tan x हो तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, sin x over cos x। तो इस वजह से मैंने यहां पर हम क्या लिखेंगे, secant स्क्वायर x लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर x into secant स्क्वायर x dx। अब यहां पर अगर पहला पार्ट आपने देखा होगा, उसमें एक फार्मूला मैंने बताया था, वो फार्मूला ये कहता था कि अगर आपके पास फंक्शन है और उसकी कोई पावर है, लेकिन पावर -1 नहीं होनी चाहिए, -1 के अलावा जो मर्जी पावर हो, नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन -1 नहीं होनी चाहिए, और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हो, यानी ये जो फंक्शन पावर के अंदर इसका डेरिवेटिव लिखा हो। फिर हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की पावर में 1 का इजाफा करते हैं n+1 और उसी n+1 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पर एक चीज नोट करें, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x, इसको अगर मैं यहां पर लिखूं, क्या इस tan स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, यस लिख सकता हूं, ये भी tan स्क्वायर x है। गलती नहीं करनी कि ये ऐसा नहीं है tan स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसा नहीं है, ये tan स्क्वायर x है। तो जो tan स्क्वायर x है दैट इज एग्जैक्टली tan x होल का स्क्वायर, और आगे क्या लिखा हुआ है, secant स्क्वायर x लिखा हुआ है। अब देखें ये फंक्शन है tan x, और मैंने आपको बताया tan x का क्या डेरिवेटिव होता है, secant स्क्वायर x। पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर बढ़ाते हैं। तो फंक्शन की पावर क्या लिखी है 2, इसको बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 3, और ये आपके पास आ जाएगा tan³ x और उसी पावर से डिवाइड कर देना +c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो tan³ x/3, दिस इज आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू नंबर 16, ये आसान एमसीक्यू है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें देखें, मैंने लास्ट टाइम रूल बताया था आपको कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं, और ये रूल होता है जब इसको ऊपर ले जाएंगे पावर -1 बन जाएगी, क्योंकि जब पावर -1 हो तो लॉग वाला रूल अप्लाई करते हैं। अब इसको एग्जैक्टली मैं यहां पर लिख लेता हूं, इसको बनाते हैं
यहाँ पर x गिवन है जी, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 8 है। तो अब आप देखें ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है भाई, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 8 कांस्टेंट 0। तो हमारे पास x गिवन है, इसको 2x बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन, और ये क्या उसका डेरिवेटिव है, f डैश x है। तो नीचे वाले का लॉग ले लें। हाँ जी, ये हाफ लिखा हुआ है, लॉग लें जी, लॉग, और आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8। अब हमें पता है लॉग से पहले कोई कांस्टेंट लिखा हो तो वो उस फंक्शन की पावर बन जाता है, ये रूल है, याद रखें। अगर ऐसे लिखा हो, LOG लिखा हो या LN लिखा हो और आपके पास फंक्शन लिखा हो और इसकी कोई पावर हो n, वी कैन राइट इट एज n log of f of x। ये हम कर, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई लॉग से हो रहा है तो वो उस फंक्शन की पावर बन जाएगा। तो एग्जैक्टली ये जो हाफ है, ये इसकी पावर जब बनेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 8 की पावर 1/2। और हमें क्या पता होता है कि जो 1/2 वो तो स्क्वायर रूट होता है, लिहाजा ये बन जाएगा log x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट। ये जो आपका आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, तो आप यहां पर देखें log तो आना ही आना था, लेकिन स्क्वायर रूट भी आएगा। नेक्स्ट अगेन इंटरेस्टिंग MCQ है। अब ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो इसमें जर्नल सा फार्मूला बताता हूं आपको। अगर आपके पास a है, a इज एनी कांस्टेंट, और इसकी पावर आपके पास है 3x, इसकी पावर लेट्स सपोज f ऑफ x करते हैं, 3x की छोड़े, जनरल बताता हूं आपको। कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल है, यानी कोई एक्सप्रेशन है, सही है। तो आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, यही फंक्शन आना ही आना है, एज इट इज आना ही आना है, डिवाइड करना है इसको नेचुरल लॉग ऑफ बेस। तो बेस क्या है, a बेस है भाई, तो नेचुरल लॉग ऑफ a से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में उसके जो फंक्शन है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना है। डिनोमिनेटर में f डैश x ऊपर नहीं करना, नीचे ही करना है। यहां तक करें, अगर डेरिवेटिव वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो उसमें अगर आपको बोला जाए कि यार इसका डेरिवेटिव लेके दिखाएं मुझे, a की पावर x का या f ऑफ x का डेरिवेटिव लें, तो आप कैसे करते थे, आप करते थे a की पावर f ऑफ x वैसे मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ दिस बेस। ये बेस a है तो ln a आ जाएगा, अगर e है ln e वो 1 होता है। अब मल्टीप्लाई करते थे f डैश x के साथ, यानी इस फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है। तो डेरिवेटिव में ये उसूल था। इंटीग्रेशन में क्या है, फंक्शन उसी तरह आएगा, जो गिवन है वो इसी तरह आना ही आना है, लेकिन अब ये जो नेचुरल लॉग ऑफ a से और f डैश x से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब डिवाइड कर रहे हैं, बस ये फर्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये फंक्शन है ये MCQ के आंसर में होना ही होना है, 4 की पावर 3x तो सब में मौजूद है। और फिर क्या होना था, बेस कितनी है, log 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 की पावर 3x और इस बेस से डिवाइड करना है log of 4। किस में देखें log of 4 है, इसमें नहीं है, आंसर गलत। इसमें log 4 है, नहीं है, आंसर गलत। इसमें है, यस, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या, इस 3x का डेरिवेटिव, देखिए जो f ऑफ x था उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड होगा, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 3 होता है। तो 3 क्या इधर है, नहीं है, इस वजह से D इज आवर आंसर, बिकॉज डेरिवेटिव जो है 3x का किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। फंक्शन है डिवाइडेड बाय वो जो बेस 4 थी उसका नेचुरल लॉग है, और साथ हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जो पावर का डेरिवेटिव है, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव 3 है। सो इस तरह आपने इसको करना है। अब हमारे पास MCQ नंबर 18 है। If phi 1x and phi 2x are two antiderivatives of the function f of x, then the difference between these antiderivatives। याद रखें, हमेशा एक ही फंक्शन के अगर ज्यादा एंटीडेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशंस हैं तो जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब ये कांस्टेंट कभी फिक्स नहीं होता कि वो 0 है, 1 है, जो कुछ है वो कांस्टेंट वैल्यू होगी और वो फंक्शन के हिसाब से चेंज होती है। हम एग्जांपल लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि भाई एक फंक्शन के ज्यादा एंटी डेरिवेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू है 2x। जब हम इसका पहली इंटीग्रेशन लें या एंटी डेरिवेटिव लें phi 1x, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट आएगा। x स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है, ये पावर 1 है, पावर बढ़ाई उसी से डिवाइड कर दिया, जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 से कट जाएगा, ये एक एंटी डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली दूसरा एंटी डेरिवेटिव निकालें जी, तो वो भी यही आएगा, इसका x स्क्वायर आएगा प्लस सम अदर कांस्टेंट, इसको c1 कह दें, इसको c2 कह दें। अब आप दोनों का डिफरेंस लें, जब आप phi 1x माइनस phi 2x करेंगे
तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा C1 माइनस C2। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। हमेशा याद रखें दो एंटी डेरिवेटिव्स का डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर C1 की वैल्यू आप लें 5 है और C2 की वैल्यू 2 है, तो आप डिफरेंस लेंगे तो 5 माइनस 2 प्लस 3 आंसर आएगा। या अगर लेट्स सपोज ये 2 था ये 5 था, 2 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 3 आएगा। तो कांस्टेंट हमेशा चेंज होता है। इसको समझने के लिए आप वैसे ये भी अज्यूम कर सकते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3 है, ठीक है। या दूसरा फंक्शन एक और है, लेट्स सपोज ये f1 फंक्शन है, ये f2 फंक्शन आपके पास है, इसमें x माइनस 5 है। आप जरा डेरिवेटिव लेके देखें, इसका डेरिवेटिव प्लस 1 आएगा, इसका डेरिवेटिव लें जी f2 डैश x, ये f1 डैश x था, इसका डेरिवेटिव लें 1 आएगा। अब अंदाजा लगाएं कि दोनों फंक्शंस डिफरेंट हैं लेकिन डेरिवेटिव्स दोनों सेम है। अब यहां पर आप एक चीज नोट करें, ये एक डिफरेंट फंक्शन था, ये डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन जब डेरिवेटिव्स लिए तो वो सेम आंसर आपका आ गया। अब इसी को अगर फंक्शन मान लिया जाए कि 1 आपके पास फंक्शन है और अगर हमने दोबारा फंक्शन रिट्रीव करना हो तो हम कैसे करते हैं, हम इंटीग्रेशन लेते हैं, यानी इसकी इंटीग्रेशन लें और इसकी इंटीग्रेशन लें, तो इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा प्लस सम कांस्टेंट लेट्स सपोज C1, इसकी इंटीग्रेशन ले तो वो क्या आएगा x प्लस सम कांस्टेंट C2। तो यहां पर आप देखें जरा, ये क्या है x माइनस 5 और इसका क्या है x प्लस 3। तो इस वजह से जब आप इंटीग्रेशन लेते हो तो ये जो कांस्टेंट्स है ना ये चेंज होते हैं, और जब हम f1x और f2x का डिफरेंस लेंगे हमें एक कांस्टेंट मिलेगा जो कि इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल 3 माइनस माइनस 5 विच इज प्लस 8, और ये फंक्शन टू फंक्शन क्या करेगा, वेरी करता है। तो इसी वजह से अगर आपके पास एक ही फंक्शन के दो डिफरेंट एंटी डेरिवेटिव्स हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कि मैंने आपको यहां पर भी बता दिया। ये एक फंक्शन है, इसके दो एंटी डेरिवेटिव्स हैं, एक ये है दूसरा ये है, और आप देख रहे हैं कि फर्क किसमें है, कांस्टेंट में। क्वेश्चन नंबर 19 इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लिखने का तरीका डिफरेंट है, याद रखें। अब देखें नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, जब हम नीचे फंक्शन कहते हैं ना तो नीचे फंक्शन का मतलब होता है पूरा का पूरा फंक्शन पावर समेत। अब अगर इसको फंक्शन मान लिया जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या है, नीचे फंक्शन ऊपर 2x, तो क्या ऊपर 2x है, नहीं है, तो लॉग तो इसमें अप्लाई हो ही नहीं सकता, तो लॉग वाला आंसर गलत हो गया, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, आपने क्या करना है, जो आपको गिवन है फंक्शन इसको ऊपर लेके जाएं। किधर लेके जाएं, ऊपर। जब x की पावर प्लस 2 को ऊपर ले जाएंगे ये x की पावर माइनस 2 बने, ठीक है, प्लस 2 क्या बन जाएगी, माइनस 2। अब देखें ये -1 तो नहीं है ना, अगर -1 होता तो फिर हमारे पास ये होता ना 1/x, क्योंकि ऊपर जाता -1 और इसकी इंटीग्रेशन log x होती है, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन log x होती है, x स्क्वायर की नहीं। अब देखिए मैंने क्या बताया, पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, x का डेरिवेटिव है 1, वो मौजूद है, नाम भी लिखा हो तो मौजूद अंडरस्टूड है, तो इसकी पावर बढ़ाएंगे उसी से डिवाइड करेंगे। तो इस फंक्शन का रोल क्या प्ले कर रहा है, x, इसकी पावर बढ़ाई, पावर अभी क्या है -2, तो -2 बढ़ाने का मतलब क्या है, +1 ऐड कर दें, आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो आपके पास -1 आ जाएगा और उसी -1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड किया, सिंपल इधर लिख दें, और x की पावर -1 नीचे आके क्या आ जाएगा, 1/x बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, -1/x कहां मौजूद है, यहां मौजूद है। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट एमसीक्यू हमारा है, और ये मैं इसको इंपॉर्टेंट कहता हूं। ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में आ जाते होते हैं, और जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वहां पर भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। याद रखें अब दो पोलिनोमियल क्या हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें नेचुरल लॉग हमेशा आएगा ही आएगा। किसका नेचुरल लॉग आएगा, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। लेकिन इसमें आपने एहतियात करनी है। कंप्लीट ln x प्लस 3 तब आता है अगर ऊपर डेरिवेटिव हो। अब x प्लस 3 का डेरिवेटिव +1 होता है, यहां पर नहीं है, लिहाजा ऐसे क्वेश्चन में डिग्रीज को देखें। इधर क्या डिग्री है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, यहां पर 1 है, तो डिवीजन होगी। तो यार डिवीजन कर लें, इसका एक आसान तरीका ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में चीज है ना वही ऊपर बना दें, वही आप क्या बना दें, ऊपर बना दें। तो भाई x प्लस 4 को मैं x प्लस 3 में कैसे लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं x प्लस 3 प्लस 1, तो मेरे पास x प्लस 3 बन गया, नीचे भी क्या है, x प्लस 3। अगला काम क्या करना है, चलो मैं पूरा कर देता हूं, x प्लस 3 लिख देता हूं और dx लिख देता हूं। अगला काम है आप इस x प्लस 3 को इससे अलग डिवाइड करो, यानी इससे अलग डिवाइड करो, 1 से अलग डिवाइड करो। तो यहां पर जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, और सिंपल dx आ जाएगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/x प्लस 3 dx आ जाएगा।
अब मुझे पता है कि भाई 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, x लिख दिया, तो बाकी करने की जरूरत, देखें x कहाँ लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, बाकी कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो आगे जाने की जरूरत ही आपको नहीं है। प्लस इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो क्या आ जाएगी, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का लॉग x+3, बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो ऐसे करना है, जो फंक्शन नीचे बना है उसको ऊपर बनाए। अब यहां पर एक और चीज बनाऊं कि देखें, अगर x+3 लिखा था तो ये x+4 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनको डिवाइड भी कर सकते हो, यानी आप x+4 को अंदर रखें और x+3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। डिवाइड करें जी, यहां पर x है, यहां पर भी x है, तो यहां पर 1 आ गया, तो x+3, तो अब माइनस करें, ये कट जाएगा, 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1। तो इस पूरे फंक्शन को हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये पहले लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो देखें एग्जैक्टली वही चीज बन गई आपके पास, इस पूरे को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इसके अंदर। अब ये देखें एग्जैक्टली वही चीज है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे log x+3 आ जाएगी। तो हमने भी वही काम किया ना यहां पर, कि हमने भी यहां पर x+4 को लिखा x+3+1, भाई x+4 ही है ना, क्यों किया, ये बनाने के लिए, क्योंकि नीचे x+3 था, इस वजह से इस तरह बना लिया। तो डिवीजन करके कर लें या ऐसे कर लें। तो ये मैंने आपको सारे 10 MCQs करा दिए। होप सो आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग हुई होगी, ये लर्निंग नहीं हुई तो रिकैप तो कम से कम आपका हो गया होगा। तो 80 MCQs इंशाल्लाह मैं डिटरमिन्ड हूं कि और बनाऊंगा। 20 हो गए, तो इस सीरीज को इंशाल्लाह हम कहां तक ले जाएंगे, MCQ नंबर 100 तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये अगर आपने नस का एग्जाम देना है, फास का देना है, यूईटी का देना है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कोनेक्ट सेक्शन वाली वीडियो भी देखें, वो चैप्टर्स नॉर्मली कॉलेजेस में कंप्लीट नहीं कराते, थोड़ा बहुत कराते हैं, सर्कल करा देते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूंगा और फिर चैप्टर नंबर 2 करूंगा, डिफरेंशिएशन वाला, क्योंकि चैप्टर 6 के अलावा चैप्टर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला है, जिसमें कि लाइंस हैं, स्लोप्स निकालनी होती हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है, तो उसको करेंगे। अपना ख्याल रखें, तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक जिस भी स्टेज पर आप हैं। अल्लाह हाफिज़ नासिर।